हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो है एडुटोरिया का टेस्ट सीरीज़ शुरू किए थे। उसमें जो है पहला पार्ट में हम 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक किए थे। तो इसमें जो है हम अब 150 क्वेश्चन था दोस्तों इस टेस्ट में। तो हम जो है 50 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख सकते हैं जा कर के चैनल पर। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए, जिससे जो है दोस्तों यूट्यूब उस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। ये जो है मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? यानी कि सिंध पर जो आक्रमण किया था, अरब अरब आक्रमण जो हुआ था उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो दोस्तों, वहाँ का जो है राजा था राजा दाहिर। राजा दाहिर पर जो है 712 ईस्वी में अरबों ने आक्रमण किया था। अरबों में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया था आक्रमण। और यह जो है सफल आक्रमण था। पहला अरब सफल आक्रमण जो था वह 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में किया गया था। और इस समय जो है यहाँ का शासक था राजा दाहिर। राजा दाहिर और मोहम्मद कासिम के बीच युद्ध हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था यह रावर के मैदान में हुआ था, रावर के मैदान में। और इसी युद्ध को जो है अरोड़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो है अरोड़ मैदान का नाम अरोड़ भी था। अरोड़ नामक जगह पर हुआ था रावर के मैदान में। तो या तो रावर का युद्ध कहा जाता है या अरोड़ का युद्ध भी कहा जाता है। और इस समय दाहिर शासन कर रहा था भारत पर। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह अरबों का आक्रमण का, मोहम्मद बिन कासिम का धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। और यह जो जानकारी मिलता है यह चचनामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ जो है उससे मिलता है। चचनामा के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अली खोफी है। तो ये सभी जानकारी दोस्तों इसके बारे में देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ताहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया था, किस राज्य के खिलाफ किया था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है इन्होंने 1175 में पहली बार जो है इसका मतलब शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो किया था यह तुर्क था। तो तुर्क आक्रमण हुआ, तुर्क राज्य की स्थापना किया था। मोहम्मद गौरी जो है ना वह तुर्क राज्य की स्थापना किया था। तो इन्होंने 1175 में भारत पर आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण जो इन्होंने किया था वह क्या था? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था, मुल्तान के विरुद्ध। इसके अलावा जो है दोस्तों इन्होंने जो है यह जो है मोहम्मद गौरी जो है यह गजनी का जो है मतलब गजनी का शासक था। और 1173 ईस्वी में जो है यह गौड़ का शासक बना था। मतलब मोहम्मद गौरी जो है यह गौड़ नामक जगह था, गौड़ नामक जगह पर इन्होंने जो अपना शासन स्थापित किया था 1173 ईस्वी में। और इन्होंने जो है कई आक्रमण किए थे। और उसके बाद इन्होंने जो है प्रथम आक्रमण जो है 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। और 1178 में इन्होंने जो है किया था कहाँ पर? ये इन्होंने आक्रमण जो किया था वो गुजरात पर आक्रमण किया था। और यह जो है गुजरात पर जब आक्रमण किया था तो यहाँ पर जो है सोलंकी वंश का शासन था। और इसी वंश के भीम जिसको कहा जाता है या भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय कहा जाता है, उन्होंने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू पर्वत के पास जो है परास्त कर दिया था। तो गुजरात पर जाकर जब आक्रमण किया था तो उस समय जो है यहाँ का जो शासक था गुजरात का वह था चालुक्य द्वितीय, यानी कि चालक वंश का मूलराज द्वितीय था। मूलराज द्वितीय था। और यह जो है मूलराज द्वितीय या जो है इसमें इसका और नाम था मूलराज द्वितीय या क्या कहते हैं भीम द्वितीय भी कहा जाता है। दो नाम है, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। जो है 1178 में किसके खिलाफ? गुजरात के खिलाफ। और 1175 में जो किया था वह मुल्तान के खिलाफ किया था, मुल्तान के खिलाफ। और इसके बाद जो है इन्होंने जो है 1179 से 86 के बीच में जो है पंजाब पर आक्रमण किया था। पंजाब पर आक्रमण 1179 से 86 के बीच। और इसके बाद जो है इन्होंने जो है 1179 में जो है पेशावर को जीत लिया था 1179 में। और उसके बाद 1185 में सियालकोट को जीत लिया था 1185 में। तो इसके बारे में जो है इतना हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि दिल्ली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो यह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1192 में इन्होंने जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जो है उसका किला था रायपिथौरा। और रायपिथौरा पर जो है इन्होंने अधिकार कर लिया। और रायपिथौरा पर अधिकार करने के बाद वहाँ पर जो है इन्होंने जो है वर्तमान अभी का दिल्ली जो है उसको रायपिथौरा कहा जाता था। तो वहाँ पर जो है इन्होंने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए जो है यहाँ पर जो कुतुब एवं कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1236 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश ने इस मस्जिद के प्रांगण को दोगुना करवाया था। यानी कि 1236 में ये जो मस्जिद बना था कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो 1192 में बना था, मतलब तराइन युद्ध के बाद बना था। तो वहाँ पर जो है 1230 ईस्वी में क्या हुआ कि जो है इसका जो है आंगन था उसको दोगुना करा दिया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा जो है 1230 में
कराया गया था इसका विस्तार। और उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका विस्तार किया है, इसका विस्तार किया है। तो इसका मतलब इससे जो है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जिसे कौन-कौन जुड़े हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक बनाते हैं, उसके बाद विस्तार करता है बलबन, उसके बाद दोगुना करता है, उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी भी जो है इसको इस मस्जिद का विस्तार किया था। और यहाँ पर जो है कुरान की आयतें लिखवाई थी, कुरान की आयतें जो है लिखवाई थी, कुरान की आयतें। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? बाजार जो है नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का जो है खिलजी वंश का शासक था। और इन्होंने जो है सिकंदर ए सानी का भी उपाधि लिया था, सिकंदर ए सानी का भी उपाधि लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा जो है इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली का शुरुआत किया गया था। और इसके अलावा जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होता है, अभी भी देख सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, उसी तरीके से जो है इन्होंने जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या है, जहाँ पर चावल गेहूँ सब मिलता है उसको कहा जाता है। तो उसी टाइप का सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया था। और इसका कार्यकाल जो है 1296 से लेकर के 1316 तक का कार्यकाल है, इसको याद रख सकते हैं। और इसके बाद जो है इसके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर देखें तो यह जो है बाजार नियंत्रण करने वाले जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब बनाया गया था, पद बनाया गया था, तो उसके लिए पद जो बनाया गया था वह था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत जो है दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत जो है दीवान ए रियासत था। इसका काम था व्यापारी पर नियंत्रण रखना, दीवान ए रियासत का व्यापारी पर नियंत्रण करना था। और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था की संचालन जो है दीवान ए रियासत करता था। बाजार नियंत्रण के बारे में जो व्यापारी पर कंट्रोल रखता था, पूरे जो बाजार का नियंत्रण करता था और उसका संचालन करता था। इसके अलावा जो है साहना ए मंडी था, एक साहना ए मंडी था। साहना ए मंडी जो है यह प्रत्येक बाजार में एक बाजार का अधीक्षक होता है, यानी कि बाजार का हेड होता है, बाजार का अध्यक्ष होता है, यानी कि हेड होता है उस बाजार का, वह जो था साहना ए मंडी था। तो साहना ए मंडी भी यह चालू किया था। इसके अलावा बरीद नामक जो एक जो है पोस्ट था, बरीद, इसका मुख्य कार्य था कि बाजार मतलब बाज़ारों में जो है सेना और आम जनता की गतिविधि जो है उसका रिपोर्ट सुल्तान को देता था। कौन? बरीद देता था। यह मुख्य कार्य जो होता था बाजार में क्या कार्य चल रहा है उसके बारे में, और सेना और आम जनता के बारे में जो है गतिविधि का रिपोर्ट देता था। कौन? बरीद देता था। इसके अलावा जो है मुनिहान या गुप्तचर से सूचना प्राप्त, यानी गुप्तचर होता है, गुप्तचर को उस समय में मुनिहान या गुप्तचर कहा जाता था। तो गुप्त सूचना प्राप्त करता था मुनिहान और गुप्तचर से। मुनिहान प्लस गुप्तचर हो सकता है, तो इससे गुप्त जानकारी मिलता था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन कि 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के भारत आगमन के समय जो है दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो 1333 ईस्वी में जो सुल्तान था वह था मोहम्मद बिन तुगलक था। अब इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं कि इब्न बतूता जो है वह मोरक्को का रहने वाला था, अफ्रीका मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता मोरक्को का था और यह जो है अफ्रीका का था, अफ्रीका से भारत आया था 1333 ईस्वी में। और यह जो है दिल्ली में उस समय में मोहम्मद बिन तुगलक शासक था, जिसका कार्यकाल हम जान सकते हैं 1325 से लेकर के 1351 तक था। इसी बीच में आता है 1333, तो उस काल में था। और इन्होंने जो है अब इब्न बतूता को जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, काजी नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है काजी मतलब में होता है कि न्यायाधीश, यानी कि जो है जज होता है, जज, तो जज नियुक्त किया था। इसके अलावा देखिए 1342 में जो है इन्होंने जो है सुल्तान मतलब 1342 में जो है इसको जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक भेजता है चाइना अपना राजदूत के रूप में। तो इब्न बतूता को 1342 में चाइना भेजा था अपना राजदूत के रूप में। और इसके अलावा इब्न बतूता एक पुस्तक लिखता है, उसका नाम है रेहला एक पुस्तक है इब्न बतूता का। और इसके बाद जो है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी दिया गया है रेहला में, जो कि किसकी रचना है? इब्न बतूता की रचना है। और इन्होंने अपने पुस्तक में जो है विदेशी व्यापारी का आगमन जो है उसके बारे में लिखा है। डाक चौकी जो होता है, डाक चौकी, यानी कि डाक चौकी की स्थापना, यानी डाक व्यवस्था का जो चौकी होता है, तथा गुप्तचर विभाग की भी जानकारी दिया है। और इसके अलावा इन्होंने जो है इसके अनुसार जो है 2 प्रकार का डाक व्यवस्था होता था उस समय में। एक होता था जो कि अश्व डाक, यानी कि मतलब घोड़ा से जो जाता था, डाक चलता था, मतलब पहुँचाता था डाक प्रक्रिया को जो किया जाता था अश्व डाक द्वारा। और इस व्यवस्था को उलूक कहा जाता था, जिसे उलूक कहा जाता था, यानी कि अश्व व्यवस्था जो था घोड़ा से, उसको उलूक कहा जाता था। और इसके बाद पैदल डाक व्यवस्था जो था उसको दावा कहा जाता था, दावा। तो उलूक नामक जो है यह भी डाक व्यवस्था है, उलूक संबंधित है डाक व्यवस्था से। और जो है क्या नाम है इसमें दिया गया है कि उलूक भी डाक व्यवस्था है और पैदल व्यवस्था को दावा कहा जाता था। 2 तरह का है ना, उलूक हो गया घोड़ा से जाता था और पैदल जाता था, उसका नाम हो गया दावा।
दावा, 2 तरीके का डाक व्यवस्था। इसके अलावा जो है इसमें कहा जाता है कि ढोल नगाड़ों के बीच जो है भारी ध्वनियों के बीच एक स्त्री के सती होने का वर्णन किया गया, यानी कि सती प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है इससे, क्योंकि ढोल नगाड़ा के बीच इस जो है स्त्री का सती होने का जो है इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें कहा गया है कि सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेना पड़ता है, यदि अगर कोई सती होना चाहता है तो उसको सुल्तान से पहले अनुमति लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश के बारे में, 56 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है सैयद वंश का स्थापना किसने किया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा खिज्र खां ने किया था। खिज्र खां जो है वह सैयद वंश का स्थापना किया था 1414 ईस्वी में, 1414 ईस्वी में किया था इन्होंने स्थापना, 1414 ईस्वी में। इसके अलावा इन्होंने जो है एक और मतलब सुल्तान की जगह एक उपाधि लिया था, उस उपाधि को कहा जाता है रैयत-ए-आला लिया था। इसके अलावा जो है खिज्र खां जो है वह तैमूर लंग एक शासक था। तैमूर लंग जो है वह मतलब तैमूर लंग था ना शासक, उसका सेनापति था। और इन्होंने जो है भारत से लौटते समय तैमूर लंग को जो है मतलब तैमूर लंग ने जो है खिज्र खां को तैमूर लंग शासक था एक, भारत से लौटते समय इन्होंने जो है खिज्र खां को जो है वह जो है शासक नियुक्त किया था। कहाँ का, तो मुल्तान का। इसके अलावा जो है लाहौर का। इसके अलावा दीपालपुर का। तो 3 जगह का जो है दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान का इनको शासक नियुक्त किया गया था। खिज्र खां नियमित रूप से जो है तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था, यानी कि तैमूर जो था ना उसका पुत्र था शाहरुख, उसको जो है यह कर भेजता था, यहाँ से कर वसूल करके कर भेजता था शाहरुख को। इसके अलावा जो हम देखें तो इसमें जो है खिज्र खां की मृत्यु हो गया है 20 मई 1421 को। इसके अलावा जो खिज्र खां का जो पुत्र था वह मुबारक खां की मतलब खिज्र खां के पुत्र जो है ना मुबारक खां ने शाह की उपाधि लिया था। खिज्र खां का एक पुत्र था, वह था मुबारक खां, और मुबारक खां ने जो है शाह की उपाधि लिया था। तो खिज्र खां का पुत्र का नाम मुबारक खां, और उन्होंने शाह की उपाधि लिया। यहया बिन अहमद जो है सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त है, यानी कि यहया बिन अहमद जो सरहिंदी है उन्होंने जो है एक मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर उसके दरबार में रहते थे यहया बिन अहमद सरहिंदी, और इसको जो है मोहम्मद शाह जो है इसका खिज्र खां का बेटा, इन्होंने जो है इसको संरक्षण दिया था। और यहया बिन अहमद सरहिंदी का जो है एक पुस्तक है, उसका नाम है तारीख़-ए-मुबारक शाही जो है यहया बिन अहमद सरहिंदी का पुस्तक है। तारीख़-ए-मुबारक शाही है, और इसमें जो है तारीख़-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश का जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है, इसकी जानकारी मिलता है। तो इसके बारे में इतना देख सकते हैं, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन जान सकते हैं आप दोस्तों सैयद वंश का, कि यह जो है ना सैयद वंश में के किनारे जो है मुबारक शाह जो उसका बेटा था, इन्होंने जो है मुबारकाबाद की स्थापना किया था। मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना यमुना के किनारे किया था। और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो था वह अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। और सैयद वंश का जो शासन है लगभग 37 साल तक रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, हम देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कथन कूट में दिया गया है दोस्तों, कौन सा सही है वो देखना है। तो इसमें जो दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1504 में बहलोल लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया। तो इसमें जो है इसमें यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है 1504 में कथन सही है। तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ये जो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहलोल लोदी नहीं किया था, सिकंदर लोदी किया था। तो यह जो है क्वेश्चन 1504 ईस्वी में स्थापना तो आगरा शहर का हुआ है, लेकिन कौन किया है, सिकंदर लोदी किया है। या बहलोल लोदी नहीं किया है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को 1504 में जो बसाया था। तो यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। तो यह जो है ना सिकंदर लोदी यह गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखता था। तो ये बहुत मतलब ये सही है, ऑप्शन 2 केवल सही हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो यह जो फारसी भाषा में कविता लिखता था यह सुल्तान सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी जो है आगरा को अपना नई राजधानी आगरा को बनाया था। तो आगरा को राजधानी बनाया था लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी ने। और इसके आदेश पर जो है संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ था संस्कृत में, उसको फारसी में जो है इसमें ट्रांसलेट किया गया था, अनुवाद किया गया था, और जिसका नाम रखा था फरहंगे सिकंदरी कहा जाता था। तो ये भी किया गया था कि आयुर्वेद ग्रंथ था, उसको फारसी में संस्कृत में आयुर्वेद ग्रंथ लिखा गया था, तो उसको किया गया था। इसमें जो है यह ऑप्शन 2 केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
इसके अलावा अगर देख सकते हैं दोस्तों इसमें और कुछ तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन जान सकते हैं कि इसके बारे में कि यह जो है ना सिकंदर लोदी, इन्होंने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को जो है ना तोड़कर उसका टुकड़ा जो है ना कसाई को मांस तोड़ने के लिए दे दिया गया था। यानी कि देखिए कि इन्होंने जो है ज्वालामुखी मंदिर था नागरकोट में, ज्वालामुखी मंदिर नागरकोट में, तो उसको क्या किया था इन्होंने तोड़ दिया था और उसका टुकड़ा क्या किया इन्होंने जो है मांस जो बेचने वाला होता है मांस कसाई, उसको दे दिया था और वह उसको यूज करता था। तो यह किस तरीके से हिंदू धर्म का जो अपमान एक तरह से किया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो देख सकते हैं कि इसके अलावा जो है यह जो है मुसलमान को तजिया निकालने और मुसलमान स्त्री को पीरों तथा संत के मज़ार पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि तजिया जो निकलता है अभी, उस पर बैन लगा के दिया था, मुस्लिम लोग निकालते हैं, वो लोग जानते होंगे। तो उसके अलावा जो है किस तरीके से जो यहाँ पर मुसलमान स्त्रियों के को पीरों तथा संतों के मज़ार पर, यानी कि मुसलमान स्त्री जो थी उसको स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर, पीर तथा संत के मज़ार पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 58 नंबर कि इसमें दिया गया है इसका तो थोड़ा ही होगा। तो इसके अलावा दिया गया 58 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें जो है कई वंश दिए गए हैं, उसका जो है शासक यहाँ पर दिया गया है। तो उसमें दिया गया है उसको मिलाना है। तो अगर देखें इसमें स्थापना कौन कौन क्या है ना, उसके बारे में मुख्य तौर पर जो हमको लग रहा है दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है संगम वंश के बारे में अगर जाने तो संगम वंश जो है इसका जो स्थापना किया था वह कौन किया था। तो इसमें संगम वंश को हम देख सकते हैं, मिला ही है इसमें कि एक का जो है यहाँ पर संगम वंश का हो जाएगा कौन, तो हरिहर बुक्का जो है संगम वंश का स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य था उस समय में, तो विजयनगर साम्राज्य जो था ना इन्होंने ही किया था। इसके अलावा अगर देखें कि सालू वंश का जो है यह विजयनगर में जो है कई वंश आए थे, उसमें संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविडू वंश, ये सभी वंश आए थे। वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था और वहाँ पर राज करते थे एक दूसरे के बाद जो है यह वंश का स्थापना किया था। तो वही देख सकते हैं कि संगम वंश का स्थापना जो किया था वह हरिहर बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में किया था। और इन्होंने जो है दो भाई था हरिहर एवं बुक्का, इन्होंने जो है किया था। और इसमें जो है विजयनगर का जो बारे में अगर देखें तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, जीत का सर, यानी जीत का सर को कहा जाता था। तो यहाँ पर इसके बाद सालू वंश जो है सालू वंश जो विजयनगर में दूसरा वंश था। पहला वंश था कौन सा, संगम वंश। दूसरा वंश कौन था विजयनगर में, वह सालू था। सालू वंश का स्थापना किया था किसने, तो यह जो किया था सालू नरसिंह ने किया था, वीर नरसिंह ने किया था। तो यहाँ पर सालू नरसिंह ने किया था, सालू वंश का स्थापना कौन किया था, सालू नरसिंह ने। वीर नरसिंह यहाँ पर दिया हुआ तो इसलिए कंफ्यूज, सालू नरसिंह ने किया था। तो इसका हो जाएगा 1 का 3, तो बी का 4 हो जाएगा। और सी में देखिए सी का क्या मतलब सी का क्या होगा, तुलु वंश का, इसका हो जाएगा 2, तिरुमल देवराय। तुलु वंश का जो है तुलु वंश का स्थापना तिरुमल, तो से तिरुमल। संगम वंश का हरिहर बुक्का ने किया था, हरिहर बुक्का संगम। सालू वंश का सालू नरसिंह, तो यह तो याद ही हो जाएगा। अब देखिए अरविडू वंश का स्थापना कौन किया था, अरविडू वंश का स्थापना किया था इसमें जो है अरविडू वंश का, सॉरी यहाँ पर देखिए अरविडू वंश का किसने स्थापना किया है, तो वह जो है अरविडू वंश का तिरुमल देवराय ने किया है। इसमें पहला ये हो गया सालू वंश का, दूसरा ये हो गया, तीसरा जो तुलु वंश है तुलु वंश का स्थापना किसने किया है, वीर नरसिंह ने किया है। और अरविडू वंश का स्थापना तिरुमल देव ने किया है। तो अरविडू वंश का स्थापना तिरुमल ने किया था। और यह जो है चारों मैच हो गया दोस्तों। देखिए इसमें 1 का 3 हो गया, 1 का 3 हरिहर बुक्का, बी का 4 हो गया, यानी कि सालू नरसिंह सालू वंश का किया था सालू नरसिंह। और जो है सी का 2 हो गया, यानी कि तुलु वंश का स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। और जो है अरविडू वंश का स्थापना तिरुमल देवराय ने किया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो है सबसे पहले तो देखिए संगम वंश आता है विजयनगर साम्राज्य पर, और इसका स्थापना किया था हरिहर बुक्का। उसके अलावा जो है इसके अलावा सालू नरसिंह ने जो है इन्होंने जो है 1485 से लेकर के 1556 तक शासन रहा है विजयनगर पर। सालू नरसिंह ने मतलब स्थापना जो किया था वह था सालू वंश का 1485 से 1500। और तुलु वंश का स्थापना क्या है, वीर नरसिंह। और इसका जो हम कह सकते हैं कि वीर नरसिंह ने जो तुलु वंश का स्थापना किया है, यह जो किया था 1505 में, 1505 से लेकर के इसका शासन था जो है 1565 तक, तो 1565 तक हो गया। इसके अलावा जो है
इसमें नेक्स्ट आरबीडू वंश है। आरबीडू वंश का स्थापना तिरुमल देव राय ने किया था और इसका जो है 1570 से लेकर के 1672 तक शासन रहता है। आरबीडू वंश का अंतिम वंश जो है ना, इस पर स्थापित किया था आरबीडू ही। और आरबीडू का अंतिम वंश का मतलब आरबीडू वंश का अंतिम शासक जो था वह श्रीरंग था। श्रीरंग तृतीय, श्रीरंग तृतीय जो है आरबीडू वंश का अंतिम शासक है। इसको दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रम में लगाइए, तो क्रम में भी लगा सकते हैं। आपकी पहले संगम हो जाएगा, संगम वंश हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको संगम वंश के बाद हो जाएगा गा, यहाँ पर संगम वंश का 1300 था ना, तो उससे हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें हो जाएगा 1485, यानी कि आरबीडू वंश हो जाएगा। आरबीडू नहीं होगा, यानी कि तुगलक वंश, तुगलक वंश। तो यहाँ इसको क्रम में हम लिख देते हैं, क्योंकि क्रम में भी पूछा जा सकता है, क्रम में लगाइए। तो पहला हो गया संगम, दूसरा इसमें हो जाएगा संगम के बाद कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा सालुब। संगम के बाद सालुब, सालुब के बाद हो जाएगा तुलुब, तुलुब, और लास्ट आरबीडू, आरबीडू। तो संगम, सालुब, तुलुब, आरबीडू, संगम, सालुब, तुलुब, आरबीडू, यह क्रम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा गया है, तो यह जो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा के जो है 8 महान कवियों को कहा गया है। कृष्ण देव राय जो है तेलुगु साहित्य के जो है समर्थक थे, और इन्होंने जो है तेलुगु साहित्य के लिए जो है 8 दिग्गज को रखा था। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसानी पेडन, मतलब इसको अल्लसानी पेडन कहा जाता है, अलसी पेडन्ना भी कहा जा सकता है, तो इसमें कुछ भी कह सकते हैं। अलसी पेडन्ना, आलसी, अल्लसी पेदन जो है प्रमुख था, और इन्होंने जो है संस्कृत एवं तेलुगु दोनों मतलब भाषा का मतलब विद्वान था। तो अलसी पेडन्ना था एक, अलसी पेडन्ना, कुछ मतलब जो थोड़ा जो है स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, तो अलसी पेडन्ना था, या कह सकते हैं कि जो है अलसी पेदन। तो यह जो है संस्कृत एवं जो है तेलुगु दोनों भाषा का जो है यह जो विद्वान था, तेलुगु कविता पितामह व आंध्र कविता का पितामह भी कहा, यानी कि जो है इसको तेलुगु का मतलब तेलुगु कविता का पितामह और एवं आंध्र पितामह भी कहा जाता, मतलब कहा जाता है अलसी पेडन्ना को। इसके अलावा जो है इसके लिए शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, यानी कि जो सबसे स्वर्ण युग कहा गया। कृष्णदेव राय ने जो है तेलुगु में अमात्यमाल्यद एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम और उषा परिणय की रचना किया है। तो ये सभी जो इसके रचना है। तो इसको एक बार फिर से, कृष्णदेव राय ने 3 पुस्तक लिखा है, उसमें जो है अमुक्तमाल्यद है, अमुक्तमाल्यद, दूसरा जो है इसमें जाम्बती कल्याण। देखिए अमुक्तमाल्यद जो है यह तेलुगु में है, तेलुगु में अमुक्तमाल्यद सिर्फ तेलुगु में है। अब बाद बाकी 2 जो है जैसे जाम्बती कल्याणम है और उषा परिणय, जाम्बती कल्याणम और उषा परिणय यह संस्कृत में लिखा गया है, तो इसको याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 60 नंबर जो है, 60 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतों के अतिरिक्त सीधे केंद्रीय नियंत्रण वाला खालसा क्षेत्र होता था, इसका प्रधान निम्नलिखित में कौन था। तो इसमें जो है, इसमें जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन जो प्रांतों का जो लिया था, नियंत्रण किया था खालसा क्षेत्र, इसका प्रधान कौन होता था, इसका प्रधान होता था शाहना, शाहना होता था। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतों के अतिरिक्त सीधे केंद्रीय नियंत्रण वाला खालसा क्षेत्र होता था, जिस पर केंद्र का सीधा नियंत्रण, जैसे यूटी होता है अभी, तो यूटी पर केंद्र का सीधा नियंत्रण रहता था। उसी तरीके से खालसा क्षेत्र होता था, खालसा क्षेत्र जो है ना, जो सरकारी भूमि होता था उसका जो है हेड होता था, यानी कि सीधा जो है उसके जैसे दिल्ली सल्तनत में उसका जो है ना प्रांत का सीधे केंद्रीय नियंत्रण रहता था उस खालसा क्षेत्र पर, और उसका हेड होता था शाहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर देखें दोस्तों शाहना, तो इसको अगर देखेंगे, दिल्ली सल्तनत बहुत प्रांत में बटा हुआ था, प्रांत में, और उसको एकता कहा जाता था प्रांत को, और इसमें जो है एकता या सूबा कहा जाता था, और यहाँ का शासन जो है नायब देखता था, नायब, नायब या वली या मुक्ति, कुछ भी हो सकता है तीनों में से, ये तीनों मतलब जो है नायब हो सकता है या वली हो सकता है या मुक्ति, इसके द्वारा जो है मतलब प्रांत का जो है प्रांत का हेड हुआ करता था। इसके अलावा एकताओं को जिलों में विभाजित किया जाता था, जहाँ का जो है जिला, यानी कि जिला को मतलब एकताओं को सिक्का, मतलब जैसे अभी जिला होता है तो उसमें प्रांत को एकता कहा जाता था, और जिला को जो है कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो वह होता था सिक्कों, सिक्कों, सिक्कों कहा जाता था जिला को, और इसका हेड होता था, हेड कौन होता था, सिकदार होता था, सिक्कों को सिकदार, सिकदार होता था। और इसके अलावा जो है सिक्कों को परगना में विभाजित किया जाता था, परगना, परगना, परगना को क्या कहा जाता था, परगना जो है, परगना का जो है
इसका मुख्य अधिकारी होता था अमील परगने। अमील परगने अमील परगने होता था इसका, परगना का अधिकार अमील परगने। और जो है लगान लगाता था एक अधिकारी, और उसका नाम था मुशर्रिफ लगान। जो है मुशर्रिफ नाम था। मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था मुशर्रिफ। मुशर्रिफ लगान को लगाता था मुशर्रिफ। तो मुशर्रिफ याद रख सकते हैं कि लगान लगाने के लिए। तो यह सभी फैक्ट इसके संबंधित जो है याद रख सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें विभाग दिया गया है दिल्ली सल्तनत के बारे में, और सुल्तान कौन बनाया था इस विभाग को वो दिया गया है। तो इसमें जो है अगर देखें 61 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें 61 नंबर क्वेश्चन में अगर देखें तो पहला जो होगा दीवान मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दीवान मुस्तखराज इसका हो जाएगा 3। इसके अलावा दीवान अर्ज है। दीवान अर्ज को चलाया था बलबन ने। दीवान अर्ज बलबन चलाया था। दीवान अर्ज बलबन को चलाया था, तो एक हो जाएगा। यानी दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अर्ज जो है बलबन, दीवान अर्ज बलबन। और दीवान खैरात, दीवान खैरात जो है ना, यह फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। दीवान खैरात, दीवान खैरात जो है यह फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था, और यह दान करता था उसी के लिए विभाग बनाया गया था। और दीवान कोही जो था ना, यह बनाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवान एक को ही बनाया था। तो इसमें देख सकते हैं दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, इसका हो जाएगा 2। और इसके बाद दीवान को ही 4, यानी कि 3 1 2 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। और देखें तो जो है दीवान मुस्तखराज जो है वह किसके द्वारा चलाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग था, वित्त विभाग। इसके अलावा जो है दीवान अर्ज जो है यह जो है सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। इसके अलावा दीवान खैरात या दान के बारे में, दान विभाग से संबंधित है। दीवान कोही जो है दीवान खैरात जो है किसने चलाया था? दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। इसके अलावा दीवान कोही था। दीवान कोही को कृषि विभाग भी कहा जाता है, कृषि विभाग था दीवान कोही। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही चलाया था। इसके अलावा अगर देखें कुछ, तो दीवान बंदगान था। दीवान बंदगान भी फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। दीवान बंदगान, दीवान ए बंदगान, बंदगान, दीवान बंदगान भी चलाया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने एक और विभाग का स्थापना किया था, वह था दीवान इश्तियाक। दीवान ए इश्तियाक, दीवान ए इश्तियाक। तो दीवान फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर देखें तो 3 विभाग चलाया है, बंदगान, खैरात और इश्तियाक। दीवान खैरात और मतलब बंदगान, खैरात और इश्तियाक 3 विभाग है। दीवान बंदगान, दीवान खैरात, दीवान इश्तियाक या फिरोज शाह तुगलक है। और मोहम्मद को बिन तुगलक का सिर्फ एक यहाँ देख सकते हैं दीवान कोही है जो कृषि विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में जो है सल्तनत काल में विकसित स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी कि उसका जो विशेषता था वह क्या था? तो सल्तनत काल में जो है ना बना था जो वो भारतीय एवं पर्शियन शैली का मिश्रण था। यानी कि भारतीय भी उसमें मिक्स था, और पर्शियन यानी कि जो है इसमें जो है ईरानी जो था, ईरानी को पर्शियन कहते हैं, यानी कि ईरानी शैली भी इसमें मिश्रित था। तो भारतीय एवं ईरानी यानी कि पर्शियन शैली का मिश्रित था। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें जो है इसलिए इसको जो है इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जाता है, इंडो इस्लामिक शैली। इसके अलावा जो है कुछ विद्वान जो है इनको इंडो इस्लामिक शैली के कहते हैं इसका। इसके अलावा फर्ग्यूसन महोदय है, फर्ग्यूसन महोदय जो है, फर्ग्यूसन महोदय ने इसको पठान से लिखा है, पठान से लिखा है फर्ग्यूसन महोदय ने। इसके अलावा जो है सर जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद जैसा जो है इन्होंने जो इंडो इस्लामिक शैली या हिंदू मुस्लिम शैली का ना उचित समझा है। तो सर जॉन मार्शल, ईश्वर प्रसाद। इसके अलावा जो है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का अगर देखें तो इसका विशेषता जो है वो तो काफ़ी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था इस तरीके से जो है, तो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे कि 63 नंबर। तो इल्तुतमिश द्वारा जो है चालीसा दल का गठन या मतलब इल्तुतमिश द्वारा चालीसा या तुर्काल या चिहानगानी संबंधित था। तो इसका हो जाएगा कि सल्तनत द्वारा जन गठित किया गया था 40 प्रमुख तुर्की दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों का समूह था। तुर्की दासों एवं जो है उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों का समूह था। यानी कि तुर्की जो होता है, तुर्की ग्रुप चलता था उस समय, जैसे तुर्की ग्रुप, ईरानी ग्रुप, भारतीय ग्रुप चलता था उस समय में। तो उसमें जो है ना इसमें देख सकते हैं कि 40 प्रमुख तुर्की दासों एवं तुर्क जो दास था उसका, और जो है इसमें उच्च कुल का गैर तुर्की अधिकारी का समूह था। और इसको जो है ना चलाया था इल्तुतमिश ने जो है यह चलाया था। और यह जो है दिल्ली का मतलब सुल्तान था ना इल्तुतमिश, उसने तुर्क चहलगानी बनाया था प्रशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए, और अपना जो भरोसेमंद एवं जो है कह सकते हैं वफादार आदमी था उसको बनाया था। और इसको चालीसा दल या तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य जो था कि इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश का स्वयं के प्रति वफादार अधिकारी का समूह तैयार किया था। और इसके अलावा सुल्तान को युद्ध और प्रशासन चलाने में सलाह देता था, जैसे मंत्री देते हैं ना अभी भी, उस तरीके से। गयासुद्दीन बलबन जो है
यह कभी उसका सदस्य नहीं बना और सुल्तान बना ना तो इन्होंने जो है पूरी शक्ति के समान, यानी कि देखिए चलाया था इल्तुतमिश, लेकिन बलबन जब शासक बना, क्योंकि बलबन इसका कभी मतलब जो है ना, बलबन इसमें भाग नहीं लिया था और इसका सदस्य नहीं था, इसमें सदस्य चुना जाता था 40 सदस्य, तो उसमें बलबन नहीं बना, लेकिन बलबन जैसे शासक बना था वैसे ही तुर्कमेनिस्तान जहांगीर को खत्म कर दिया था। अब 64 नंबर देखें तो 64 नंबर क्वेश्चन है, तारीख है फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है शम्स ए सिराज नामक जो है जो है लेखक के द्वारा लिखा गया, शम्स ए सिराज द्वारा जो है लिखा गया है। तारीख ए फिरोज शाही को शम्स ए सिराज ने लिखा है। और इसके अलावा जो है इसमें देख सकते हैं कि जो है इससे मध्यकालीन भारत का इतिहास मिलता है। इसके अलावा जो है प्रसिद्ध जो है उसमें जियाउद्दीन बर्दी बर्नी है, एक उन्होंने जो है सबसे प्रसिद्ध है, इसमें जो है लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कि शुरुआती 6 वर्ष का वर्णन लिखा गया है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। तो इसके अलावा जो है जियाउद्दीन बर्नी भी लिखा है। शम्स-ए सिराज जो है अफ़ीक द्वारा, अफ़ीक ने इस पुस्तक में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का जो है पूरा जानकारी दिया है। तो यह तारीख़ फिरोज शाही में जो है फिरोज शाह तुगलक का जानकारी दिया गया है शम्स-ए सिराज द्वारा। और शम्स-ए सिराज जो है इसका फुल नाम था शम्स-ए सिराज अफ़ीफ़, शम्स-ए सिराज अफ़ीफ़ नाम था। तो इन्होंने जो लिखा है, इसके अलावा जो है ख्वाजा अबू बकर इसामी जो है इन्होंने फुतुह उस असातीन नामक पुस्तक लिखा है। तो इसमें जिसको भारत का शाहनामा, तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो है ना जैसे ख्वाजा अबू बकर इसामी है, इसके द्वारा लिखा गया है एक पुस्तक फुतुह फुतूह उस असातीन लिखा गया है। तो ये याद रख सकते हैं इसको जो है ना, क्योंकि इसको जो है ना भारत का शाहनामा भी कहा जाता है, भारत का शाहनामा, इसलिए याद रख सकते हैं ख्वाजा अबू बकर के इसामी के द्वारा लिखा गया था फुतूह उस असातीन, और इसका भारत का शाहनामा कहा जाता था। इसके अलावा जो है हसन निजामी ने भी पुस्तक लिखी है, हसन निजामी ने ताजुल मासिर की रचना की है, ताजुल मासिर का रचना किया, ताजुल मासिर का हसन निजामी ने। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें जो है दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास हसन निजामी ने ही लिखा था, वह जो पुस्तक थी ताजुस मासिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता था? यह जैनुल अबादीन को कहा जाता था, 14 से 20 में शासक बना था। इन्होंने जो है यह कश्मीर का अकबर इसलिए सहिष्णु था। इसके अलावा इन्होंने जो है जजिया हटा दिया था, गौवध को निषिद्ध कर दिया था, सती प्रथा पर से प्रतिबंध जो है हटा दिया था। इसके अलावा जैनुल अबादीन जो है इसके प्रशासन में कई हिंदू भी ऊंचे पद प्राप्त पर थे। इसमें जो है श्री भट्ट उसको जो है न्याय मंत्री एवं दरबारी चिकित्सक कहा जाता था, क्योंकि यह जो उस समय में हिंदू था और यह जो है न्याय मंत्री था और दरबारी चिकित्सक था। बुल्लर झील में जो स्थित है बुल्लर झील, वह जो इसको स्थित जैना लंका के काल में इसके काल में अभियांत्रिकी उन्नति का, यानी कि जो उस समय में जो है इंजीनियरिंग का प्रमुख जो है एक तरीके से कहा जा सकता है। इसके अलावा जैनुल अबादीन जो है वो फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषा जानता था। और इन्होंने जो है भारत मतलब महाभारत उस एवं राजतरंगिणी को जो है फारसी में अनुवाद कराया था। तो राजतरंगिणी एवं महाभारत को जो है इन्होंने जो है अनुवाद कराया था फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 66 नंबर क्वेश्चन, वह है कि इनमें से सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन नहीं है उसको जो है इसमें देखना है। 66 नंबर क्वेश्चन है इसका जो है बीजापुर का जो है इसमें संस्थापक जो है वह आदिल शाही वंश का इसमें बीजापुर पर शासन था, तो वो कहा जा सकता है आदिल शाही वंश का। और इसमें जो है अगर देखें तो इसमें अहमदनगर का बड़िद शाही नहीं होगा, क्योंकि अहमदनगर का जो है वह निजाम शाही वंश था। इस पे निजाम शाही वंश था अहमदनगर पर, निजाम शाही, तो ये गलत हो जाएगा। बड़ार पर इमाद शाही वंश का शासक था, गोलकुंडा पर कुतुब शाही वंश का शासक था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें जो है सुनिए ध्यान से दोस्तों, क्योंकि जो है ना सुनने से जो है ज़्यादा याद होता है। तो बीजापुर आदिल शाही वंश, अहमदनगर जो है इसमें निजाम शाही वंश होगा। बड़ाड़ का जो है इसमें संस्थापक मतलब इमाद शाही वंश था बड़ाड़ पर, और गोलकुंडा पर कुतुब शाही वंश था। इसके अलावा अगर देखिए बीजापुर का स्थापना आदिल शाही वंश का स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया था। अहमदनगर का स्थापना जो है मलिक अहमद ने किया था, और इन्होंने जो है मलिक अहमद ने जो है निजाम शाही वंश का स्थापना किया था। इसके अलावा जो है बड़ाड़ पर जो है इन्होंने इमाद शाही वंश की स्थापना की थी। बड़ाड़ पर फतेहुल्लाह इमाद शाह ने किया था। इसके अलावा गोलकुंडा पर जो है कुतुब शाही वंश का जो है इसमें कुतुब शाही वंश का शासन था गोलकुंडा पे, और इसका जो है कुली कुतुब शाह ने इसका जो है स्थापना किया था। और बीदर पर जो है बड़िद शाही वंश का शासक था अमीर अली बड़िद ने इसको किया था स्थापना। तो याद रख सकते हैं अमीर अली बड़िद ने जो है बीदर का स्थापना किया था। एक और था उस समय में मतलब डेक्कन के एरिया में यही राज्य हैं सारे। तो इसको जो है क्रम में एक तरीके से लिख सकते हैं।
तो इसको लिख देते हैं दोस्तों। वैसे तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना डिस्कशन अगर करेंगे 2 से 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, फिर भी लिख देते हैं। 1489 में इसका जो है स्थापना होता है बीजापुर का 1489 में। इसके अलावा जो है अहमदनगर का स्थापना होता है 1490 में। इसके अलावा 1490 में इसके अलावा जो है इसमें बरार का स्थापना हो जाता है 1490 में। इसके अलावा गोलकुंडा का स्थापना हो जाता है 1512 में। इसके अलावा बीदर एक और राज्य था, बीदर 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 का स्थापना होता है 1526 में। तो ये सभी याद रख सकते हैं 1400। और इसके अलावा जो है इसका जो है बीजापुर में आदिल शाही वंश का आदिल शाह था, यूसुफ आदिल शाह। इसके अलावा अहमदनगर का जो है अहमदनगर का जो था मलिक अहमद था, अहमदनगर मलिक अहमद। इसके अलावा बड़ार पे फतेह उल इमाद शाह स्थापना किया है। गोलकुंडा को कुली कुतुब शाह, बीदर अमीर अली परीद ने किया था। तो इस सभी को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे दिया गया है 67 नंबर, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? तो वह जो है रामानंद लाया था। और यह जो है इसमें जो है दक्षिण भारत में नयनार संत थे, नयनार एवं अलवार संत द्वारा दक्षिण भारत में शुरू किया गया था और रामानंद इसको लाया था। इसके अलावा देखिए रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाए थे और यह जो है मुख्य तौर पर जो है समाज में सुधार के लिए लाया गया था, हिंदू एवं इस्लाम धर्म को में जो है समन्वय स्थापित करने के लिए। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें जो है इसका जो मतलब रामानंद का जो शिष्य है उसमें जो है प्रमुख तौर पर देख सकते हैं शिष्यों में कबीर नामक जो है जुलाहा, इसका जो है कबीर जुलाहा था और यह भी जो है इसका जो है इसमें शिष्य था। इसके अलावा सेना नाम का एक था नाई, वह भी इसका सेना नाम का नाई जो है यह भी था। रैदास चमार थे, वो भी जो है इसके जो है अनुयायी थे यानी शिष्य थे। इसके अलावा जो है एकेश्वरवाद पर बल दिए हैं और इसके अलावा जो है राम के उपासना के बाद कहा है और एकेश्वरवाद पर बल दिया, राम की उपासना के बाद क्या। और हिंदी में उपदेश देने वाला जो है ना प्रथम जो है वह रामानंद प्रथम वैष्णव संत थे। तो ये सभी इसके बारे में याद रख सकते हैं। चिश्ती सिलसिला का स्थापना कौन किया है? यह जो हो जाएगा ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने किया था, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने किया था। और इसके अलावा जो है ख्वाजा अली चिश्ती मतलब अब्दुल चिश्ती ने किया था। और यह जो है 12वीं शताब्दी में देखिए बहुत सारे संत आए थे, उसमें चिश्ती सिलसिला का स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने अफगानिस्तान के हेरात में चिश्ती नामक स्थान पर किया था। अफगानिस्तान के हेरात में जो है ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने जो है चिश्ती नामक स्थान पर किया था हेरात में अफगानिस्तान में जो है। इसमें चिश्ती सिलसिला का 1192 में जो है मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती आए थे 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ। इसके अलावा चिश्ती संप्रदाय भी जो है यहाँ पर जो है प्रारंभ जो हो गया था इसका स्थापना। और इसके अलावा जो है इसमें जो है इसकी गतिविधियाँ के लिए प्रमुख केंद्र जो अजमेर है। इसके अलावा इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। बहुत सारे इसके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे दोस्तों 69 नंबर, निम्नलिखित में किसने सुलह ए कुल की नीति स्थापना की थी? सुलह ए कुल की स्थापना किसने किया था? तो यह जो है सुलह ए कुल जो है शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। और यह जो है सुलह ए कुल का मतलब है सभी के लिए शांति। यह जो है धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है कि सुलह ए कुल सभी धर्म के लोग जो है यहाँ पर आके बैठ के जो है शांति के लिए जो बातचीत कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 70 नंबर, हुमायूं गौड़ बंगाल की राजधानी में कानून व्यवस्था कर रहा था स्थापित, उस समय में जो है कौन स्वयं को जो है अगला का शासक घोषित कर दिया था? यह जो है इसमें कहा जा सकता है कि हिंदाल मिर्जा ने जो है अपने आप को जो है शासक घोषित कर लिया था, जो इस समय में हुमायूं जो है बंगाल में जो है गौड़ में यह जो है कानून व्यवस्था स्थापित कर रहा था। और इसके बाद अगर देखें तो इसमें जो है कुछ जो सरदार है उकसा दिया था और इसलिए जो है उन्होंने जो है हुमायूं को चुनौती दे दिया था। तो देखें कि इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 71 नंबर, मनसबदारी व्यवस्था का मुख्य रूप से किससे संबंधित था? मनसबदारी व्यवस्था जो है वह सैन्य प्रशासन से संबंधित था, सैन्य प्रशासन से था और अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था जो है यह शुरू किया गया था। और यह जो है पद आधारित एक जो है पद आधारित प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें अधिकारी को मनसबदार कहा जाता था और इसको जो है मनसब सौंपा जाता था। इसके अलावा देखें अगर तो प्रत्येक मनसब के 2 घटक होते थे, जात एवं सवार। जात नामक अधिकारी जो है वह पद मतलब इन जात अधिकारी की स्थिति जो है स्थिति पद और वेतन को दर्शाता है और सवार जो है वह उन घुड़सवार सैनिकों मतलब घुड़सवार सैनिक को दर्शाता है जो उसके अधीन रखते थे, यानी कि अधिकारी जो है मनसबदार जो है रखते थे। जात जो है उसकी मतलब जात अधिकारी है ना, अधिकारी का स्थिति पद और वेतन को दर्शाता था, जबकि सवार जो है घुड़सवार को मतलब घुड़सवार कहा जाता था उसको। तो नेक्स्ट अगर देखें कि 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें देखिए सूची को सूची 2 सम्मिलित करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको देखिए तो इसमें जो है प्रमुख तौर पर जो है दिया गया है सभी जो है संत के बारे में दिया गया है। तो इसमें 72 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो गुरु नानक जो देव हैं, गुरु नानक यह सिख धर्म का स्थापना करते हैं, तो इसलिए जो है इसका जो है गुरु नानक देव का सिख धर्म का स्थापना करते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो बी में दिया गया है अर्जुन देव को नहीं दिया गया। अर्जुन देव जो है ना यह आदि ग्रंथ का संकलन किए थे। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर इन्होंने जो है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जो है आवाज़ उठाया था, तो ये हो जाएगा इसमें
मतलब और बलिदान दे दिया था, मतलब उसका जो हत्या हो गया था। और गुरु गोविंद सिंह जो है ना यह खालसा पंथ का स्थापना किए थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ए का 2 हो जाएगा, 2 बी का 3 हो जाएगा, इसके अलावा सी का जो है 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, मुगल चित्रों को उनकी विशेषता सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में कूट का चयन कीजिए। इसको जो है दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि 73 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मुगल चित्रकला के बारे में दिया गया है, मतलब चित्र के उनकी विशेषता के बारे में किया गया है। तो इसको देखिए कि इसमें दिया गया है कि अकबर काल में जो है अकबर काल के बारे में अगर देखें तो अकबर काल का जो इसमें दिया गया है कि फारसी प्रभाव दिखता है, इस पर फारसी प्रभाव दिखता है। तो अकबर शासन काल में मुगल चित्रकला जो है ना मिश्रित शैली में विकसित हुए थे, लेकिन शुरुआत में जो है फारसी कला का इसमें मतलब फारसी शैली का गहरा प्रभाव था। तो पहले यह मिश्रित था, बाद में फारसी का मतलब शुरू में फारसी था, बाद में इसमें मिक्स हो गया था। इसके अलावा देखें जहांगीर काल में जो है जहांगीर काल में तो यह जो है जहांगीर काल में हो सकता है कि इसमें प्राकृतिकवाद शिखर का जो इसमें दिखता है, प्रकृतिवाद का शिखर दिखता है। इसके अलावा शाहजहाँ देखें शाहजहाँ का, तो शाहजहाँ के बारे में अगर देखें शाहजहाँ का सजावटी शैली फेमस था, सजावटी शैली शाहजहाँ का। इसके अलावा हुमायूं के काल में देखें तो मुगल की चित्रकला की शुरुआत ही हुई थी हुमायूं के काल में। तो इसमें जो है हम देखें तो इसमें हो जाएगा 2, 1 का 2 हो जाएगा, उसके अलावा बी का जो है बी का हो जाएगा 1, इसके अलावा सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4, 2 1 3 4 हो जाएगा, 2 1 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए कि अकबर द्वारा जो जीता गया था क्षेत्र उसका और वर्ष दिया गया है। अभियान क्या था अकबर ने बहुत सारा, तो उसके बारे में दिया गया है। तो इसको देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें देखें कि 1561 में जो है इन्होंने जो है मालवा का 1561 में मालवा का अभियान किया था, मालवा का अभियान 1561 में मालवा का अभियान किया था। और अकबर का सेनापति अधम खान था, अधम खान, अधम खान, अधम खान अकबर का सेनापति के जो है मालवा के खिलाफ आक्रमण किया था 1561 में। 1561 में मालवा के खिलाफ अधम खान था उस समय में। और इसके अलावा अगर देखें तो इन्होंने जो है बाज बहादुर था यहाँ का शासक मालवा का, बाज बहादुर को जो है इन्होंने हरा दिया था। 1568 में जो है हम देख सकते हैं 1568 में राणा उदय सिंह थे। राणा उदय सिंह चित्तौड़ में मतलब राणा उदय सिंह जो है चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ के जो है शासक थे। इनको जो है इसमें दिया गया था कि इसको जो है आक्रमण किया गया था 1568 में, मालवा पर किया था अभियान अकबर ने मालवा पर 1568 में। और उसके अलावा जो है इसमें जो है 1595 में जो इन्होंने जो है दक्कन में अभियान किया था, दक्कन में अभियान किया था दक्कन में। और दक्कन में तो दक्कन में 1595 दक्कन में जो किया था अहमदनगर पर किया था, अहमदनगर पे। और 1581 में इन्होंने जो है यह काबुल पर आक्रमण किया था। तो इसमें देखें तो मुख्य तौर पर जो है इसका उत्तर हो जाएगा 1 का हो जाएगा, सॉरी इसमें जो है ना पता भी नहीं चलता है दोस्तों, तो इसको लिखते जाते हैं। उसके बाद जो है इसमें किया जाएगा। तो पहला जो जगह 1568 में 1568 का हो जाएगा, इसमें जो है 1568 में किया था इस पर इन्होंने जो 1568 में किया था किस पर अभियान, मेवाड़ के खिलाफ, चित्तौड़ के खिलाफ। 1595 में इन्होंने किया था दक्कन के अहमदनगर के खिलाफ। 1581 में इन्होंने किया था, 1581 में इन्होंने अपने जो है सौतेले भाई को जो है भेजा था कि यहाँ पर काबुल, और काबुल का शासक मिर्जा हकीम को पराजित कर दिया था। अपने मतलब अकबर ने अपने सौतेले भाई को भेजा था और काबुल का शासक मिर्जा हकीम को पराजित कर दिया था 1561 में। इन्होंने जो है मालवा का अभियान किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध संगीतकार था। निम्नलिखित में कौन अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध संगीतकार था, इसका उत्तर हो जाएगा 75 का वह जो हो जाएगा तानसेन। तानसेन बहुत फेमस जो है इसमें संगीतकार था। मुगल दरबार का वह कौन सा हिंदू कलाकार है जिसने 17वीं सदी के हर प्रमुख शाही एवं कुलीन व्यक्ति की हुबहू छवि उतार देता था। बेजोड़ क्षमता का मुगल वैन डाइक कहा जाता, मुगल वैन डाइक कहा जाता, मुगल वैन डाइक कहा जाता था। और जो जहांगीर प्रेफरिंग ऑफ सूफी शेख टू किंग्स नामक चित्र में अपने स्वयं के चित्र सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। लेकिन जहांगीर प्रेफरिंग और सूफी सेंट टू किंग्स इसमें दिया गया है 76 नंबर का, इसका जो हो जाएगा विचित्र नाम हो जाएगा, विचित्र नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर ने प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई, इसके संदर्भ में उनके द्वारा किए गए सुधारों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है 77 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो है इसमें दिया गया है क्या
कि इसमें कौन सा कोट जो है सही है उसको चयन करना है। तो इन्होंने जो है वकील के पद के अधिकार को कम कर दिया था, तो यह जो है बिल्कुल सही है। अकबर ने वजीर के स्थान पर दीवान आला की उपाधि को लोकप्रिय बनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। उसके शासनकाल में सूबा प्रांतों की संख्या 16 थी, तो ये जो है सूबा के बारे में जो दिया गया है कि इसमें सूबा 16 था, यह 12 हो गया था, 12 हो गया था। तो 12 हो गया था, लेकिन बाद में विजय किया ना, तो फिर 15 हो गया था, कुछ जीता था क्षेत्र को। तो इसके अलावा जो है इन्होंने झरोखा दर्शन की परंपरा पर रोक लगाई थी, तो ये बिल्कुल जो है गलत है ये, क्योंकि ये जो है ये शुरू को मतलब ये जो है शुरू किया था, खत्म नहीं किया था झरोखा दर्शन का, तो ये शुरू किया था। तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागीर शब्द का अर्थ है। जागीर शब्द के बारे में अगर देखें तो जागीर शब्द का जो अर्थ है वो कहा जा रहा है, तो 78 नंबर में। तो जागीर शब्द के बारे में अगर दिया गया है कि जो है जागीर शब्द का अर्थ होता है भूमि राजस्व का अधिकार, यानी कि भूमि राजस्व का जो है अधिकार जो है जागीर कहते हैं, यानी कि किसी को जागीर दे देता था वहाँ का, तो वह जो है भू राजस्व का अधिकार होता था उसके पास, और वो वसूल कर सकता था। इसके अलावा जो है अगर देखें निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है, 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो फैजी जो है यह फारसी कवि है, यह बिल्कुल सही है। बदायूनी जो है अकबर का आलोचक है, यानी कि अकबर का आलोचना करता था बदायूनी, ठीक है, ये भी सही है। फैजी फारसी कवि है। दारा का जो है उपनिषद का अनुवाद किया था, तो ये भी जो है सही है। दारा को जो है शाहजहां का पुत्र था, बड़ा पुत्र, तो ये भी सही है। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के बारे में। तो सिख धर्म के बारे में दिया गया है कि शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो दिया गया है कि यह एक ईश्वरवाद और एक ईश्वर में विश्वास रखता था, तो यह जो है इसमें बिल्कुल जो है इसमें सही है कि यह जो एक ईश्वरवाद को बल दिया है, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों को अस्वीकार करता है, ये भी सही है इसमें। और यह समाज में जाति आधारित व्यवस्था का समर्थन बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये नहीं करता है। ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिवाजी के जीवन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाए। तो इसमें जो है देखेंगे कि रायगढ़ में जो है अभिषेक जो किया है, उसके मतलब पहले सबसे पहले जो है ना इसका हम जो है डेट लिख लेते हैं, उसके बाद जो है इसमें कब कौन कौन सा घटना हुआ है तो वो हमको पता चल जाएगा। तो रायगढ़ में राज्याभिषेक किया है 1674 में, इन्होंने 1674 में किया है। इसके अलावा देखें अफजल खान की जो हत्या है, अफजल खान की हत्या जो है इन्होंने जो है 1659 में किया था, 1659 में किया था अफजल खान की हत्या। और रायगढ़ में भी राज्याभिषेक 1674 में किया था। आगरा से पलायन जो किए थे, आगरा से पलायन इन्होंने जो है 1666 ईस्वी में किया था। और जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि किया है, यह 1665 में किया है। अब इसके बाद अगर देखें 1665 में किया है, तो इसमें अगर देखें सबसे पहले जो हो जाएगा 2 हो जाएगा अफजल खान की हत्या। उसके बाद जो है इसमें जो है 1659 1665, हाँ 2 4 हो जाएगा। उसके बाद 1666 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन ही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे और 82 नंबर क्वेश्चन। तो 82 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तीसरा आंग्ल मराठा के दौरान कौन था गवर्नर जनरल, वो कहा जा रहा है। तो वह जो है इसमें जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उस समय में। और इसका कार्यकाल जो है 1813 से लेकर के 1813 से लेकर 1823 है। और यह जो है मराठा का तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो होता है कब, तो 1817 से 18 तो इस बीच में आप देख सकते हैं है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। इसमें अगर देखेंगे तो जो है इसमें अगर बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे 3 घंटा का वीडियो हो जाएगा हमको जैसा लग रहा है। तो अगर इसको डिस्कशन करते हैं तो 90 क्वेश्चन तक ही करेंगे, क्योंकि जो है अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर जो है जो 2 घंटा का 3 घंटा 4 घंटा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें जो हम सोच रहे हैं कि इसमें एक और पार्ट कर दिया जाए। तो इसमें जो है अभी हम 100 तक करेंगे, 100 के बाद नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें देखें 83 नंबर क्वेश्चन, जो सोचिए कुछ सोचिए 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और कूट के साथ सजाइए। इसमें जो है क्या गया है कि पुरंदर की संधि के बारे में किया जा रहा है। पुरंदर की संधि जो है यह जो है ब्रिटिश इसमें मिलाने के लिए दिया गया है दोनों को। तो पुरंदर की संधि जो है यह जो है वह हो जाएगा कि पुरंदर की संधि के बारे में अगर देखें तो पुरंदर की संधि जो किया जाता है वह शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच किया गया था 1665 में, 1665 में किया गया था, 1665 में किया गया था। तो ये हो जाएगा इसका, ये एक का 4 हो जाएगा। बसीन की संधि जो है यह जो हुआ है वह ब्रिटिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। बसीन की संधि 1802 में, 1802 में। और देवगों की संधि जो है, देवगों की संधि यह जो है 1803 में हुआ था। और यह जो है यह ब्रिटिश और राघोजी भोसले के द्वारा किया गया था 1802 में। 1802 में देवगों की संधि होती है। और सुरजी अजगों की संधि जो होती है, सुरजी अजगों की संधि यह भी 30 दिसंबर 1803 को होता है। इसके लिए जो है
ब्रिटिश और दौलत और सिंधिया के बीच होता है। इसमें जो हम देख सकते हैं कि 1 का 4 हो जाएगा, उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, उसके बाद से सी का जो है, सी का क्या हो जाएगा, सी का जो है 2 हो जाएगा, सी का 2 3, 4 1 2 3 हो जाएगा, 4 1 2 3 ऑप्शन ए। इसके अलावा पेशवा बाजीराव दूध का गोद लिया हुआ बेटा कौन था, जो बाद में 1857 के बाद में विद्रोह का नेता बना था? यह नाना साहब थे, नाना साहब थे। तो यहाँ पर जो है 84 का जो है, इसमें नाना साहब द्वितीय थे दोस्तों, ये गलती हुई, नाना साहब द्वितीय थे। नाना साहब द्वितीय, जिसको धोंधू पंथ भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम धोंधू पंथ है, धोंधू पंथ ने भी किया था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथ और सरदेशमुखी के बारे में कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है सरदेशमुखी भू राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था, जिसे उन क्षेत्रों से सुरक्षा शुल्क के रूप में मांगा जाता था जो सीधे मराठा प्रशासन के अधीन नहीं थे। सरदेशमुखी के बारे में कहा जा रहा है, तो यह जो है इसमें जो है कथन दिया गया है, गलत कौन है? तो यह तो सही है दोस्तों, सरदेशमुखी भू राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था, और वह जो है सीधे जो है उस क्षेत्र की सुरक्षा शुल्क के रूप में जो सीधे मराठा प्रशासन के अधीन नहीं था। तो सरदेशमुखी जो है, इसमें सरदेशमुखी जो है इसमें जो है 1/4 हिस्सा लिया जाता था। इनमें से गलत कौन है, गलत कौन है वो पूछा जा रहा है। तो गलत जो है इसमें जो है, तब दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लिया तो जाता था, लेकिन 1/10 लिया जाता था। और यह जो सरदेशमुखी है, 1/10 लिया जाता था। यहाँ पर 1/4 भी है, 1/10 लिया जाता था। और ये जो है इसमें जो है मतलब 1/10 10% होता था। और यह जो है इसमें सरदेशमुखी में कि मराठा जो है दक्कन का मुख्य मतलब देशमुख था, और वह जो है इसमें अपना दबा जताते थे, देशमुख उसका अधिकार होता था। तो ये तो गलत हो जाएगा। चौथ 10% ही नहीं दोस्तों, 1/4 होता था, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत है। 1/4 होता था, 1/4 उल्टा लिख दिया गया है। तो इसमें जो है ना, इसमें और अगर देखेंगे ना, तो सरदेशमुखी जो है ना, यह जो है मतलब राजस्व का प्रमुख स्रोत 2 था, सरदेशमुखी और चौथ। और चौथ जो था, यह दूसरे से लिया जाता था चौथ, कि जहाँ पर मराठा दूसरे हमलावरों को से रक्षा करते थे ना, दूसरे हमलावरों से, उसके लिए। और यह जो है इसमें अतिरिक्त जो कर लिया जाता था दूसरे राज्यों से, सरदेशमुखी। इन करों को 1719 में संधि में मुगल सम्राट द्वारा वैध माना गया था। तो यह जो है इसमें कि गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो गलत हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह इसमें दिया गया है कि सौराष्ट्र और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में कौन सी वस्तुएं लाई गई थी, ये क्वेश्चन दिया गया है। सौराष्ट्र मतलब सौराष्ट्र और 17वीं शताब्दी मतलब सौराष्ट्र, इसमें जो है थोड़ा सा लग रहा है गलती दिया गया है। तो इसमें 86 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें जो है सौराष्ट्र और 17वीं पुर्तगाली द्वारा भारत में कौन सी पुर्तगाली द्वारा कौन सा वस्तु लाएगा, उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है पुर्तगाली जो लाया है वह पपीता, जो इसमें देख सकते हैं कि पपीता जो है पपीता, यह जो है लाया गया था। और इसके बाद अनानास भी लाया गया था, अमरूद भी लाया गया था, तंबाकू भी, ये चारों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पपीता, अनानास, अमरूद, तंबाकू, पपीता, अनानास और अमरूद, तंबाकू। वह राष्ट्रकूट शासक जिन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। कैलाश मंदिर कौन बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनाया था, कृष्ण प्रथम ने बनाया था एलोरा में। और जो है इसमें मंदिर मतलब कैलाश मंदिर बनाया था, जो है पत्थर को काट करके बनाया गया था। और यह जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। जबकि इसमें जो है दंती दुर्ग जो है वह राष्ट्रकूट का शासक का स्थापना किया था, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था। और चालुक्य को पराजित करके अपनी स्थापना जो की थी, यह दंती दुर्ग ने चालुक्य को पराजित किया था, और चालुक्य को पराजित करके स्थापना किया था सत्ता का। और गोविंद तृतीय जो है, गोविंद तृतीय यह एक शक्तिशाली शासक था, और साम्राज्य विस्तार जो है उत्तर भारत तक किया था। अमोघवर्ष जो है, यह भी राष्ट्रकूट वंश के महानतम सम्राट में होने के साथ साथ कवि भी थे। और इन्होंने जो है अमोघवर्ष ने कन्नड़ साहित्य में कृति जो लिखा था, वह कवि राजमार्ग, और संस्कृत में जो है लिखा था धार्मिक कृति प्रश्नोत्तर रत्नमालिका भी रचना है इसकी। तो 2 कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जो है यह संस्कृत की है, और कन्नड़ में कवि राजमार्ग लिखा गया है। ये सभी याद रख सकते हैं। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 में निम्नलिखित में किसका हिस्सा था? 88 नंबर क्वेश्चन में यह मुगल उत्तराधिकार का युद्ध था, मुगल उत्तराधिकार का युद्ध सामूगढ़ का युद्ध था। और यह जो है शाहजहाँ की लंबे बीमारी के बाद जो है मरने के बाद जो है यहाँ पर जो मुगल उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। और यह जो है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था युद्ध, और यह आगरा के निकट लड़ा गया था, और इसमें सिखों को पराजित कर दिया था। और इस युद्ध से जो है पहले औरंगजेब ने धर्मठ का जो है धर्मठ में भी विजय प्राप्त किया था, लेकिन वहाँ पर दारा सिकोह भाग गया था धर्मठ की युद्ध से, तब सामूगढ़ का युद्ध जो है इसमें लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
89 नंबर, किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरो और हीरे की खदानों के बारे में विस्तार से चर्चा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स जो है, इसमें क्या दिया गया है कि जीन बेपिस्ट ट्रेवेनियर ने किया था। यह फ्रांसीसी जोहरी और व्यापारी थे फ्रांसीसी जीन बेपिस्ट ट्रेवेनियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 90 नंबर। इसमें देख सकते हैं कि इसमें सोचिए एक को सोचिए दो के साथ सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। तो इसका जो है इसमें 90 नंबर क्वेश्चन हरिसेन बनभट्ट विद्यालय ये किसके साम्राज्य में थे वो दिखाया गया है। तो इसमें देखेंगे तो 90 नंबर का क्वेश्चन कि एक का हो जाएगा गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हरिसेन जो है वह संबंधित है गुप्त साम्राज्य से, समुद्रगुप्त के काल में था। समुद्रगुप्त के काल में बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित है, वर्धन वंश हो जाएगा, हर्षवर्धन के समय में था। और जो है विद्यारण जो है, विद्यारण विजयनगर साम्राज्य के में रहते थे, संरक्षक था, मतलब विद्वान थे विद्यारण। और रविकीर्ति जो है ना, रविकीर्ति विजयनगर, इसमें जो है रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य में रहते थे, यानी कि चालुक्य साम्राज्य में रहते थे। ये जो है इसका 4 हो जाएगा। एक का 2 हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा, और मतलब एक का 2 हो जाएगा। बी का जो है इसमें बी लिखा जाना चाहिए था, तो एक का 2 हो जाएगा। बी का जो है बाणभट्ट, बी का 3 हो जाएगा, एक का 2 बी का 3 हो जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है सी का जो है, सी का विद्यारण 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोस्तों हम 90 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए जो है इसमें जो है नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे और उसमें कंप्लीट करेंगे। अभी 90 नंबर तक कर दिए हैं। अगर दोस्तों पिछला वीडियो अगर नहीं देखें आप लोग, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक क्या कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से, शेयर करने से ही यूट्यूब इसको बढ़ाता है। तो हम देख सकते हैं कि अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसको खत्म करेंगे 90 से 150 तक, उसमें भी जो है 10 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग का है, तो वो भी देखेंगे। और 50 क्वेश्चन जो है अभी भी जीएस का बचा हुआ है। दोस्तों अगर ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए कि अच्छा लगा वीडियो। उससे जो है दोस्तों हम मोटिवेट होते हैं बनाने के लिए वीडियो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।